आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक तरह का एनारोबिक रिस्पायरेशन है। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्यों है? क्योंकि फर्मेंटेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, इसलिए इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में भी कहते हैं। पाश्चर नाम के साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने। पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने आपके फर्मेंटेशन पे बहुत सारा काम किया। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके एक बचनर नाम के साइंटिस्ट है, BUCHNER। बचनर नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने पहली बार बतलाया कि फर्मेंटेशन होने के लिए आपका एक जाइमेज कॉम्प्लेक्स नाम का एक फैक्टर काम करता है। जाइमेज कॉम्प्लेक्स, ये एक फैक्टर है, ये कॉम्प्लेक्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किस प्रोसेस के लिए? फर्मेंटेशन होने के लिए। अच्छा, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में कोई डिफरेंस है? हाँ है। फर्मेंटेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर होने वाली प्रोसेस, मतलब इसमें सबस्ट्रेट जो होता है वो सेल के बाहर होता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में सबस्ट्रेट सेल के अंदर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर ही सबस्ट्रेट होता है और उसका ब्रेकडाउन जो होना है सबस्ट्रेट का वो सेल के बाहर होता है, इसलिए फर्मेंटेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहा गया है। बुचनर नाम के साइंटिस्ट ने पहले बार बताया कि जाइमेज कॉम्प्लेक्स एक होता है जो रिस्पॉन्सिबल है फर्मेंटेशन कराने के लिए। फर्मेंटेशन में कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए फर्मेंटेशन को एनारोबिक प्रोसेस भी कहते हैं। फर्मेंटेशन के टाइप पढ़े। फर्मेंटेशन दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? फर्मेंटेशन एक हो सकता है आपका, अगर फर्मेंटेशन के दौरान मात्र एक ही तरह का प्रोडक्ट बने, का फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एक ही तरह का फाइनल प्रोडक्ट बने, इसको घटना को बोलते हैं होमो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन कब बोलेंगे? अगर फर्मेंटेशन का फाइनल प्रोडक्ट जो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बने, सिर्फ एक ही तरह प्रोडक्ट बने, जिसको होमो फर्मेंटेशन कहेंगे। और अगर फर्मेंटेशन के बाद दो तीन तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, दो तीन तरह का आउटपुट मिलता है, जिसको बोलेंगे हेटेरो फर्मेंटेशन। तो होमो फर्मेंटेशन मींस फर्मेंटेशन के बाद सिर्फ एक ही तरह का फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, आउटपुट बनेगा, फर्मेंटेशन के बाद वो ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बने तो होमो फर्मेंटेशन, और मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है तो हेटेरो फर्मेंटेशन कह सकते हैं। अब क्या बन रहा है इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बनता है उस हिसाब से फर्मेंटेशन का नाम होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो आपको मेजरली पढ़ने हैं सिर्फ दो तरह के फर्मेंटेशन। कौन कौन सा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये मेजर आपके बुक में सिलेबस में दिए हुए हैं, दो तरह के फर्मेंटेशन जो आपको मेजरली पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला पढ़ना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड पढ़ना है आपको कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दो तरह के मेजरली पढ़ने हैं। होने को फर्मेंटेशन बहुत तरह का होता है, लेकिन आपको सिर्फ यहां पर दो तरह के फर्मेंटेशन पढ़ना है। नंबर 1 पढ़ते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका है फर्मेंटेशन का। ये आपको मालूम है, इमोर्टल ऑफ द टाइम से, अपने प्राचीन जमाने से दारू बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता था। फर्मेंटेशन करके अल्कोहल प्रोडक्शन किया जाता था। सबसे ओल्डेस्ट, सबसे नोन, सबसे पॉपुलर मेथड फर्मेंट टाइप का फर्मेंटेशन कौन सा है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसमें किसको यूज किया जाता है? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन यूज होते हैं? या तो ईस्ट की मदद से किया जाता है या बैक्टीरिया की मदद से, सम बैक्टीरिया की मदद से। ईस्ट या बैक्टीरिया की मदद से आपका फर्मेंटेशन किया जाता है। तो ईस्ट या बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंटेशन किया जाता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फर्मेंटेशन है। इससे क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। अल्कोहल मतलब अब समझते दारू जिसे कहते हैं, तो दारू बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? तो याद रखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सिर्फ वो वाली दारू बनाई जाती है जिसमें लेस देन 30% अल्कोहल होता है। जिस भी दारू में लेस देन 30% अल्कोहल होता है वो इससे बनाई जाती है, जैसे बियर, वाइन, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जिस भी प्रोडक्ट में आपका, जिस भी दारू में मोर देन 30% अल्कोहल होता है
वहां पर ईस्ट का आपका पॉइजनिंग होने का चांस होता है, हाई कंसंट्रेशन में होने से ईस्ट पॉइजनिंग होने का चांस होता है। इसलिए आपका जो ज्यादा जैसे जैसे हो गया आपका विस्की हो गया, रम हो गया, इनका फॉर्मेशन करने के लिए आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज नहीं किया जाता, वहां पर डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन एक अनदर मेथड है, तो आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हम याद करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। यहाँ पर किसकी मदद से बनाया जाता है, या तो ईस्ट की मदद से या फिर बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। कैसे बनता है तो आप देखेंगे, एक ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा, आपका ग्लाइकोलाइसिस होगी, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेंगे। कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड का आगे जाकर क्या होगा, तो पायरुविक एसिड आगे जाएगा और उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और बन जाएगा एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड आगे जाकर क्या होगा, इसमें से CO2 बाहर निकलेगी और CO2 बाहर निकलेगी और ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, एक ग्लूकोज था, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ग्लाइकोलाइसिस हुआ। सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ आपका, ग्लाइकोलाइसिस नाम की घटना हुई। यहाँ पे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप था ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, सब में होता है ग्लाइकोलाइसिस, बताया था यूनिवर्सल रिएक्शन है। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस क्या बना, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड से क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और यहां पर एक और घटना होगी। याद है आपको, अगर पता हो कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपको बताइए कितने NADH2 बनते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH2 बनते हैं, आपको पता होगा, पढ़े होंगे। ग्लाइकोलाइसिस 2 NADH2 बनते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बना, और ये 2 NADH2 जो बना वो खर्च हो जाएगा कहां पर, पायरुविक एसिड से एसिटाइल्डिहाइड बनते समय 2 NADH2 घुसता है, यहां बना और यहां पर घुस गया। कौन घुस गया, 2 NADH2, 2 NADH2 का यहां पर घुसता है, और इस घटना को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन अंदर घुस रही है और हाइड्रोजन अंदर घुस रही है, तो यहां पर कौन सा एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजिनेज होगा। तो देख सकते हैं यहां पर ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH2 बना, लेकिन ये 2 NADH2 यहां पर यूज हो जाता है, खत्म हो गया मामला बराबर, यहां बना यहां खत्म हो गया, और ये पायरुविक एसिड क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये एसिटल्डिहाइड आगे जाकर आपका एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आगे जाएगा और इससे बन जाएगा एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल कितने, 2 एथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 एसिटल्डिहाइड से 2 एथाइल अल्कोहल बनेंगे। मतलब देख सकते हो क्या क्या हुआ, अल्कोहल बनता कैसे है, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड से बनता है अल्कोहल। इतने स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आप देखेंगे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते समय 2 NADH2 निकलते थे, और पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनते समय 2 NADH2 घुसते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में CO2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। एक पायरुविक एसिड से 1 CO2 निकलेगा, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 CO2 निकलेंगे। कितना CO2 निकला, 2 CO2 निकला। मतलब आपसे कोई पूछे सिंपल लैंग्वेज में कि जब भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा। कितना, 2 CO2 निकलेगा, ठीक है। सिंगल स्टेप प्रोसेस है अल्कोहल बनना, या मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से आपका एथाइल अल्कोहल। चलो इतना समझ गए होगे। अगर इतना समझ गए हो तो आपका दूसरा पढ़ते हैं हम अब पढ़ते हैं आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेकंड फर्मेंटेशन है जिसमें से लैक्टिक एसिड बनता है। ये फर्मेंटेशन जनरली आपकी मसल्स में अक्सर चलता हुआ दिखता है, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी में मसल्स में बनता है। आपको मालूम है कि दूध से दही बनना सुने होंगे आप,
दूध से दही कैसे बनता है? दूध से दही एक बैक्टीरिया बनाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस, इसका नाम क्यों है? लैक्टिक एसिड बनाता है इसलिए इसका नाम लैक्टोबैसिलस है। लैक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। और दूध में लैक्टिक एसिड मिक्स कर दोगे तो दही बन जाता है। दूध से दही बनाना तो कैसे मिलाओगे? दूध में लैक्टिक एसिड मिक्स कर दोगे तो अपने आप दही बन जाएगा। ठीक है, आपको पता ना हो तो दूध को कभी भी, दूध में कोई खट्टी चीज डालना, एसिड डालना, दूध में नींबू ही नचो देना। नींबू को अगर आप दबा के निकाल रस डाल दोगे, नींबू का रस भी, तो दूध फटकर दही जैसा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड डालने से दही बनता है। और लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? ये बैक्टीरिया बनाते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया दूध से दही बना देते हैं। आपकी मसल्स में भी चलता है एनारोबिक कंडीशन पे लैक्टोबैसिलस। आपके मसल्स में भी एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है। डायरेक्ट क्या होगा? पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से डायरेक्ट बन जाएगा लैक्टिक एसिड। डायरेक्ट, कोई बीच में स्टेप नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे जब ग्लूकोज से, याद करेंगे जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा था तब इस प्रोसेस में 2 NADH2 निकले थे, और वही 2 NADH2 यहां पर खत्म हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर 2 NADH2 निकलेगा और यहां पर 2 NADH2 खर्च हो जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड में 2 NADH2 घुस जाएंगे, हाइड्रोजन घुस जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अब सिंपल सा प्रोसेस है, यहां पर कहीं भी CO2 नहीं निकला, मतलब याद रखिएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 CO2 निकलता है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई CO2 नहीं निकलता। ये एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। पायरुविक एसिड से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बन जाता है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट लैक्टिक एसिड नहीं बनता। इसमें से CO2 निकलती है लैक्टिक एसिड से? बिल्कुल नहीं बनती, निकलती। जब लैक्टिक एसिड बन रहा होता है तो नो CO2 रिलीज, नो CO2 रिलीज, कोई CO2 रिलीज नहीं होगी, एक भी CO2 नहीं बनेगी लैक्टिक एसिड बनते समय। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एनर्जी दोनों में बहुत कम निकलेगी क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहे हैं दोनों के दोनों, इसलिए ऑक्सीजन बहुत कम एनर्जी निकलेगी इस दोनों रिस्पायरेशन से। मात्र इनमें से 2 ATP के इक्विवेलेंट आपकी एनर्जी निकलेगी। अगर एग्जैक्टली जानना चाहते हो किलो कैलोरी में, याद रखिएगा एरोबिक रिस्पायरेशन होता था तब 686 किलो कैलोरी निकलता था, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपका अप्रॉक्स 58 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता, 58.559 किलो कैलोरी एनर्जी, मात्र इतनी ही किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। और लैक्टिक एसिड से तो और कम निकलती है, लगभग में 36.38 किलो कैलोरी एनर्जी, लगभग इतनी ही एनर्जी निकलती है। ठीक है, बहुत कम है एनर्जी। तब देख सकते हैं दोनों से एनर्जी बहुत कम निकलती है, इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है। इसमें CO2 निकलता है, इसमें CO2 नहीं निकलता। वाटर का देखेंगे तो वाटर भी इनमें से बिल्कुल भी नहीं निकलता। इस प्रोसेस के दौरान वाटर का रिलेशन नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस में जितना वाटर बनता है उतना खर्च हो जाता है, जितना NADH2 निकलता है उतने NADH2 यूज होता है, मतलब नो वाटर इज रिलीज, नो वाटर इज रिलीज। फर्मेंटेशन में कभी पानी नहीं बनता, वाटर का रिलेशन नहीं होता। याद रखिएगा फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। आपको इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई है फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, और भी टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे कि आपका बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा दिया आपको पढ़ लिया आपने, तो ये वाला फर्मेंटेशन पढ़ लिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ लिया। इसके अलावा और भी तरह के फर्मेंटेशन होते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा रखिएगा, ये इकलौता फर्मेंटेशन है जिसमें ऑक्सीजन की यूज होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन है ये। इसमें आपका एसिटिक एसिड बनने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है, तो इकलौता ये एरोबिक फर्मेंटेशन है। तो आपसे कोई पूछे एरोबिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है या एरोबिक फर्मेंटेशन का कोई एग्जांपल बताइए, एरोबिक फर्मेंटेशन इकलौता एक ही है, वो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें एसिटिक एसिड बनते समय आपका ऑक्सीजन का यूज होता है, बिना ऑक्सीजन के यूज किए एसिटिक एसिड नहीं बन सकता।
ये हो गया एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अलावा ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन होते हैं और बहुत तरह के फर्मेंटेशन होते हैं, आपको वो डिटेल में आगे मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं अदर यूज। फर्मेंटेशन में कोई और यूज भी है? हाँ बिल्कुल है। आपका पहला यूज है चाय। चाय की जो करिंग होती है, CURRING, करिंग, करिंग ऑफ टी। चाय की जो ये करिंग की जाती है, चाय को जो फर्मेंट किया जाता है, मतलब चाय जो पेड़ की चाय, पता है चाय पेड़ की पत्तियां हैं, जो आप चाय पीते हैं चाय की पत्ती, वो पेड़ों की पत्तियों हैं। अब पेड़ों की पत्तियों को डायरेक्ट आप यूज करोगे, अगर सोचो चाय के बागान में गए, पेड़ की पत्ती तोड़कर लाए, डायरेक्ट पानी में उबाले, चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। चाय बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? चाय की पत्तियों को पहले फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, और फर्मेंटेशन के बाद आपका चाय में वो स्वाद आएगा, वो टेस्ट आएगा जो आपका होना चाहिए। इस घटना को करिंग ऑफ ट्री बोलते हैं। इसके अलावा लेदर, लेदर का जो कपड़ा होता है, लेदर का जो सामान होता है, लेदर मतलब चमड़ा, तो लेदर के जो सामान होते हैं उनको भी मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, उसको भी पहले क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है, और इस घटना को टैनिंग कहते हैं। टैनिंग कर रहे हैं आप, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग की जाती है। तो लेदर की टैनिंग करेंगे जब आप, तो लेदर की टैनिंग करने के दौरान उसमें जो सॉफ्टनेस आएगी, ठीक है, तो लेदर को भी फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे फाइबर का भी फर्मेंटेशन किया जाता है। फाइबर, फाइबर को धागा बना, धागा का भी बहुत तरह के फाइबर का फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको रेटिंग कहते हैं। तो रेटिंग, टैनिंग, करिंग, ये सब कुछ और नहीं है, फर्मेंटेशन ही है एक तरह का। ये करिंग मतलब फर्मेंटेशन, टैनिंग मींस फर्मेंटेशन, रेटिंग मींस भी फर्मेंटेशन। तो चाय में, लेदर में, फाइबर में, इन सभी में भी फर्मेंटेशन का यूज है। तंबाकू, तंबाकू जो खाते हैं लोग, टोबैको, तो टोबैको में भी पर्टिकुलर जो इसकी स्मेल आती है, जो इसकी पर्टिकुलर वो होती है, उसको भी प्रोसेस करने के लिए, टोबैको की प्रोसेसिंग करने के लिए आपका फर्मेंटेशन किया जाता है। यहाँ भी प्रोसेसिंग की जाती है तंबाकू की, प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको। तो समझ सकते हैं ये सभी जगह क्या, कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है? फर्मेंटेशन टेक्निक अपनाई जाती है आपके डेली लाइफ में। चाय में, लेदर में, फाइबर में और तंबाकू में, इन सभी जगह फर्मेंटेशन का यूज है। अब हम आपसे बोले एरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में कोई डिफरेंस है? हाँ है। एरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन के बीच में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। किसके किसके बीच में? एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा आप कॉलम ले लेते हैं फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन लेते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पहले ले लेते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और तीसरा कॉलम ले लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन तीनों में कोई डिफरेंस है? हाँ बहुत सारे डिफरेंस है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला, आपका जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो उससे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी मिलता है एक ग्लूकोज से। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से मात्र 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड से भी 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। पहला डिफरेंस, मतलब इसमें बहुत अधिक एनर्जी निकलती है, इन दोनों में बहुत कम एनर्जी निकलती। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट रिस्पायरेशन है, कंप्लीट रिस्पायरेशन है, और ये कौन से रिस्पायरेशन है? ये दोनों इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन, इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है ये दोनों। और यहाँ पे सबस्ट्रेट का पूरी तरह रिस्पायरेशन होता है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस, आपका एरोबिक रिस्पायरेशन में CO2 निकलती है कि नहीं निकलती है? ग्लूकोज की रिस्पायरेशन में हाँ निकलती है। कितनी? 6 CO2 बाहर निकलती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलती कि नहीं निकलती? हाँ निकलती है। कितनी निकलती है? 2 CO2 निकलती है। और लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं बनती, नो CO2 इज फॉर्म। तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस, पानी की बात करें तो एक ग्लूकोज के रिस्पायरेशन समय 6H2O बाहर निकलता है, जबकि आपके इधर पे बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पानी नहीं बनता है आपका, ना ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पानी बनता है। पानी का बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही मेटाबॉलिक वाटर बनता है, ना ही डायरेक्ट वाटर बनता है, कोई पानी नहीं बनता। ठीक है, फिर बात करें इससे एनर्जी कितनी निकलती है तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। यहां से कितनी एनर्जी निकलती है? यहां से निकलती है आपकी 58.59 किलो कैलोरी एनर्जी। और यहां बात करें, यहां एनर्जी निकलती है आपकी
36.38 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, इन दोनों में बहुत कम कम एनर्जी निकलती है। ठीक है, यहां पे देख सकते हो 38 एटीपी और यहां पे 22 एटीपी। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहो कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट निकला, परसेंटेज में आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 2 एटीपी है तो 2 एटीपी कैसे डिवाइड करोगे, 2 एटीपी डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 5.2%। मतलब कितने परसेंट एनर्जी निकलती है इसकी, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन की 5% एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन निकलती है। जितना एरोबिक से निकलती है उसका 5% ही सिर्फ लगभग एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। फिर इसके बाद 2 टर्म पढ़ लेते हैं। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, आपका कौन सा शब्द पढ़ा होगा, आपने पाश्चर इफेक्ट पढ़ा होगा। तो पाश्चर इफेक्ट क्या होता है और आपका क्रैबट्री इफेक्ट क्या होता है, 2 इफेक्ट पढ़ा देते हैं। तो पाश्चर इफेक्ट जब देखेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से आपका रिस्पायरेशन हो रहा था तो कितने एटीपी निकल रहे थे, अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता तो एक ग्लूकोज से मात्र 2 एटीपी बाहर आते हैं। एक ग्लूकोज की रिस्पायरेशन से, एनारोबिक रिस्पायरेशन से मात्र 2 एटीपी बनता है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन से क्या होता है, 1 ग्लूकोज से आपका 38 एटीपी बनता है। देख सकते हैं इतना डिफरेंस है। तो एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनेगा, यहां एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनेगा। तो देखो यहां पर 38 एटीपी बनाने के लिए मात्र एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा, लेकिन यहां 38 एटीपी बनाने के लिए 19 ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा, और 19 ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा तब जाकर 38 एटीपी बनेगा। मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ज्यादा यूज होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का रिस्पायरेशन कम होता है। मतलब ऑक्सीजन रहने पर कम ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन न रहने पर ज्यादा ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होता है। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कम कर रही है ऑक्सीजन, और इस इफेक्ट को पाश्चर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो पाश्चर इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने पर कम से कम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। 38 एटीपी पैदा करने के लिए मात्र एक ग्लूकोज होगा, और एनारोबिक कंडीशन में ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन ना रहे तो ज्यादा होता है। इस घटना को पहली बार पाश्चर बताया था, इसलिए इसको पाश्चर इफेक्ट कहते हैं। और इसका उल्टा कर दो तो बन जाता है आपका क्रैबट्री इफेक्ट, CRAB, क्रैबट्री इफेक्ट। इसका उल्टा कर दो, क्या बोल दें, अगर ऑक्सीजन ना रहे तो उल्टा क्रैबट्री इफेक्ट क्या है, अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी होता है, कब, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उसको क्रैबट्री इफेक्ट कहते हैं। पाश्चर ने क्या कहा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक